एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। चूंकि संविधान का जिक्र एनके सिंह साहब बहुत हुआ चुनाव में, और इसलिए शुरुआत हुई कि अनंत हेगड़े का एक बयान आया कि 400 पार होगा, अब संविधान बदलेंगे। उससे पहले जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे विवेक देबराय ने आर्टिकल लिख दिया था जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े, संविधान बदलने की बात की, अब इरेलेवेंट हो गया। उसके लल्लू सिंह जो अयोध्या से हारे हैं, वो भाषणों में कहा करते थे कि एक बार 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। बीजेपी के कुछ और नेताओं सांसदों के बयान, और उसका विपक्ष लगातार आक्रामक रहा कि ये सरकार में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। और राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर अपने भाषणों में, अपनी सभाओं में पूरे देश में घूमते रहे कि ये संविधान बदलने वाले लोग हैं, ये सत्ता में 400 पार इसलिए लेकर आना चाहते थे ताकि चाहते हैं संविधान बदले। और उसका असर कहते हैं लोगों में हुआ। दलित समाज के बहुत सारे लोग, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर जिनके आइकन हैं, उन्हें भी उन तक ये बात पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो गया कि संविधान खतरे में, और संविधान को लेकर कैसे इनकी भावना पता है। लेकिन दो तस्वीरें, 2019 संविधान को सिर लगाते हुए संविधान की किताब से मोदी जी, 2024 फिर संविधान के सामने सजदे करते हुए मोदी जी। तो ये तस्वीरों के लिए सिर्फ है, सिंबॉलिक है, ये आपको लगता है? हालांकि 2014 की वो तस्वीर याद है जब मोदी जी आए थे, संसद भवन की सीढ़ियों के सामने साष्टांग दंडवत हो गए थे, और संसद और लोकतंत्र के साथ क्या हासिल करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष की हैसियत कैसे, 150 सांसदों को संसद से बाहर करके सदन चला के सारे कानून पास कर दिए, भारतीय न्याय संहिता, और लोकतंत्र की के मंदिर के प्रति उनकी क्या धारणा है, ये दुनिया ने देखा। इसको आप सिंबॉलिक मानते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और या वाकई उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है संविधान? और मोदी जी को 10 साल से एनालिसिस दुनिया कर रही है, और मैं मोदी जी को बहुत पहले से जानता हूँ, काफी पहले से। उसके मोदी जी जब दिल्ली भाजपा के एक छोटे से पद पे थे, तब से मैं जानता हूँ। मोदी जी के जो जुबान से निकलता है और जो दिमाग में होता है, उसमें बड़ा गैप होता है, और कभी कभी तो ताज्जुब होता है कि अरे, ये व्यक्ति ये जो कह रहा है, ये क्या अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही थी, जो दिमाग से निकली थी, उसमें इसमें इतना बड़ा गैप हो सकता है। तो मोदी जी को, जो भी मोदी वॉचर है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो कहते हैं, जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, वो दिमाग में नहीं होता, ना वो दिल में होता है। वो दिल, कहा जाता है कि दिल से निकला है, लेकिन वो दिल हो, जैसे आज संविधान ये 19 में संविधान की किताब पर ऐसे झुके, और 24 में संविधान को उठाकर ही माथे से ऐसे लगा लिया उन्होंने। जी जी जी। और मुझे लगता है ये वो संविधान है जो शायद ओरिजिनल है, जो लाया गया है पार्लियामेंट लाइब्रेरी से, जिसमें बाकायदे नेहरू के अपने हाथ के दस्तखत हैं, नेहरू के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, मैंने वो देखा है। तो शायद ये वो संविधान है, वो मंगवाया गया होगा, पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रखा है, हम लोग अक्सर उसको देखते हैं। और सच पूछिए तो उसका जो पहला वो अंतिम पृष्ठ है जिसमें दस्तखत है, उसमें कई स्टोरीज निकल सकती है कि वो दस्तखत का क्रम क्या रहा है, बहुत कुछ है उसमें जो कि निकल सकता है। खैर, ये जो आप देख रहे हैं, संविधान को माथे पे लगाना, संसद को माथे में लगाना, और उसके बाद जब इंपॉर्टेंट बिल आए तो विपक्षियों को सस्पेंड करके धक्के मार के निकाल देना और बिल पास करा लेना, ये वही व्यक्ति है ना जो संसद में लवलेट होता है, साष्टांग होता है, और उसके बाद जब संसद की कार्रवाई में बहुमत हो जाती है, तो ये आदमी संसद से विपक्ष के लोगों को निकाल के फेंकवा देता है, और उसके बाद बिल पास करा लेता है। संसद में वो बिल पास करते हैं जो कहीं मनी बिल है ही नहीं है, दूर दूर तक परिभाषा में मनी बिल नहीं है, उनको मनी बिल करके पास करवा लेता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो बातें से लगाना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। और आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा, मोदी की एनालिसिस होगी, तो पाया जाएगा कि इसके एक्चुअली सोच और इस नेता के सोच और उसमें कितना बड़ा गैप है। तो ये तो एक पक्ष है। जो उस समय कहा गया था संविधान बदल देंगे, संविधान विवेक देवराय ने पहली बार जो लिखा, जिस पर आपने वीडियो भी किया था, और वो तो कोई ऐसा लल्लू सिंह, और वो तो है नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं में भाषण दे रहे गांव में, वो तो सीधे उनका लिखना मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक एसोसिएशन के बाद लिखना, तो कहीं वेल थॉट हो, डिजाइन होगा सर। अचानक तो डॉक्यूमेंट आदमी कर नहीं देता है अखबार में। नहीं, वहां पीएमओ में, चाहे जो वहां बैठे उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी कमिटी में, ये लोग जो बैठते हैं, इनके एक एक शब्द जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, उनकी वेटिंग होती है।
तो वो शायद टेस्टिंग ग्राउंड था, टेस्ट करने के लिए लिखा था, लेकिन इतना विरोध हुआ कि वो फिर आगे नहीं बढ़ा। जैसे कि इसके पहले याद होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कई बार टेस्टिंग ग्राउंड की तरह आगे फेंका गया, नेताओं ने फेंका, कुछ पद पे बैठे सरकारी संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों ने कहा, धीरे धीरे ये फेंका जाता है, ये एक पॉलिटिकल प्रक्रिया होती है। तो विवेक देवराय ने कहा, और उस समय आप याद करिए हम आप इसी मंच पे बैठ के एनालिसिस भी किए थे, तो उन्होंने कहा दरअसल ये 400 पार विवेक देवराय को भी मालूम है, इन लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन विवेक देवराय तो जानते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें 362 चाहिए, इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो लिहाजा ये 400 का तो कोई मतलब मुझे समझी में नहीं है। कई बार लोगों ने हमसे पूछा कि भाई 400 से संविधान का क्या मतलब है, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है। सही बात। संविधान तो 300 प्रेजेंट 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यही तो शर्त है। तो और बिहार जो कानून बदलने की प्रक्रिया होती है, बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें 3 तरह के संविधान में जिक्र है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और तीसरा 2/3 मेजॉरिटी। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बाकी जो होता है वो है राज्यों से, आधे राज्यों से देश के अनुमति, वो एक अलग है, वो सदन के बाहर की है। तो 400 हो चाहे 543 हो, 362 आपको चाहिए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं था कि मोदी जी 400 पार करे। वो मेरे ख्याल से उनके जो स्पीच लिखने वाले हैं उन्होंने ये बताया होगा कि साहब ये फोनेटिकली अच्छा लग रहा, आपकी बात 400 पार, तो ये कर्णप्रिय होगा और इसको फोनेटिकली चूंकि अच्छा है तो इसको चलाया जाए। मोदी जी के लिए तो ऊपर का कुछ भी कहिए, उनको अच्छा लगता है तो इन्होंने चलाया, वरना 400 का बहुमत का कोई संविधान अगर आपका इरादा ही है बदलने का तो आप बदल दीजिए। आपने कश्मीर का बदला तो कौन सा संवैधानिक मान्यताओं को मूल्यों को लेके किया, आपने तो अजीब अजीब हरकत किया। तो इसलिए 2/3 अगर पता, लेकिन आज का जो संविधान, आज का जो पार्लियामेंट है, मोदी जी को अब समझ जाना चाहिए ये वो नहीं है जो 4 जून के पहले था। आज वो कंपोजिशन बदल चुका है और हकीकत ये है मोदी जी सांप की तरह इंडिया गठबंधन आपके ऊपर फन फैला के खड़ा है। आपको अंदाजा नहीं है, इंडिया को अगर एनडीए को 42% वोट मिले हैं तो 40% इंडिया को मिले हैं, सिर्फ 2% का अंतर है। 1% इधर से उधर हो जाए मोदी जी तो ये सत्ता आपके हाथ से जाती रहेगी। तो चूंकि गठबंधन कंप्लीट नहीं था, समय कम था, इश्यूज तो बहुत अच्छे उठाए थे, गठबंधन उतना परिपक्व नहीं हुआ था ताकि जनता को पूरी तरह मुतासिर कर ले। वरना मोदी जी ये जो आप एनडीए लेके घूम रहे हैं कि 40 साल और 30 साल और देश की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ 2% का अंतर है और 2% कभी भी खत्म हो सकता है। और वो तब जब एनके सिंह साहब, जब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का शिकंजा, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देना, 2 दर्जन विपक्ष के नेताओं का छापा मरवा के उनको अपने पाले में ले आना, पार्टियों में तोड़फोड़, सरकारें गिराना, महाराष्ट्र से लेकर देश के ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके शिकार चंद्रबाबू नायडू हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू खुद इसके शिकार हो चुके हैं, तो वो दर्द याद होगा उनको कि जेल में रहना कैसा लगता है। और दूसरा ये है कि अब ईडी उसी तरह हिज मास्टर्स वॉइस नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि उसको ये डर हमेशा रहेगा कि कब कोई नीतीश कुमार, कोई चंद्रबाबू मुंह उठा के चल दे और उसके बाद जो सत्ता बदलेगी तो वो आके पहला काम हमसे पूछेगा, क्यों भाई कहां छापा मारा था, और उसके बाद हम जेल में होंगे। लिहाजा अब जो ये एक तो पता नहीं होम मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, लेकिन अब कोई ईडी उस तरह से काम नहीं करेगा कमिटेड उसकी तरह जितना वो अमित शाह के जमाने में पहले करता था या इनकम टैक्स पहले करता था। एक और बात होगी, सही आपने कहा, मैंने भी अपने वीडियो में बार बार कहा कि 235 सांसदों वाला गठबंधन हो गया इंडिया गठबंधन, 100 सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस, यूपी जहां से 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी, बंगाल जहां से ममता बनर्जी ने आपकी सीटें छीन ली और ममता बनर्जी के खिलाफ सारी कोशिशों के बाद भी उनकी सीटें बढ़ गई।
तो बंगाल में टीएमसी 29 सीटें लेकर आ गई। तो उसके बाद संसद का कंपोजिशन, सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो बदल गया। अब सामने सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच के सामने 235 सांसद दिखेंगे और उनकी ताकत होगी, और आपका अपना बहुमत नहीं है। अब आप कोई भी अगर कानून बनाएंगे, चाहे सीए पे कुछ करें, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन पर करें, चाहे जीएसटी में पेट्रोल डीजल शामिल करने को लेकर कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज अगर करना चाहेंगे आप, तो आपके सामने नायडू की परमिशन और अनुमति भी चाहिए, नीतीश कुमार की रजामंदी भी चाहिए, और सामने एक मजबूत विपक्ष है। तो ये भी तो मोदी जी के लिए बहुत बदल गई ना स्थिति। इसके आगे भी होगा। ये मोदी जी का गवर्नेंस एकल नेतृत्व के मॉडल का है। रात के 8 बजे देश के नाम संदेश, और आज से नोट 12 बजे के बाद 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। किसी कैबिनेट से नहीं पूछा था, सहयोगियों को तो छोड़ दीजिए, ये वही एनडीए वाले थे ना जिनसे ऑर्गेनिक आपका संबंध था। तो ऑर्गेनिक संबंध में आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर तक से पूछा नहीं, स्वर्गीय जेटली जी से। तो आपका वो स्टाइल है। आपने जब कोविड में, कोरोना में आपने जो ये किया ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, उसमें भी किसी सहयोगी से नहीं पूछा था। आप जो तमाम फैसले लेते हैं इकोनॉमिक के और फॉरेन पॉलिसी के, किसी से नहीं पूछा जाता है। तो मोदी जी ऑर्गेनिक तो तब भी था। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो तो रहेगी। लेकिन इसमें और भी है कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन, अब आपकी आवाज विपक्ष की आप दबा नहीं सकते। कोई ये जो वाइस प्रेसिडेंट पहले दबा लेते थे या लोकसभा स्पीकर दबा लेते थे, आज वो स्थिति खत्म हो गई है। आज दबाएंगे तो पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जी कह रहे थे आज के स्पीच में कि अब हम तो जाके दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं, ये लोग जाके कहते हैं अरे वहां कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। बताइए कितनी गलत बात है। अरे तो फर्जी बात है। हम डेमोक्रेसी का डंका बजाते हैं और ढोल पीटते हैं, और ये लोग कहते हैं वहां मोदी बैठा है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं। अरे भाई, तो उस समय हमें हंसी आई कि मोदी जी से पूछे, कह रहे भाई यहाँ वाले तो तुम्हें समझ नहीं पाते, वो तो कंफ्यूजन है, विदेश वाले समझ लेते हैं, तो उसमें गड़बड़ क्या है? तुम्हें जब तुम्हारा यूनिसेफ की आज की रिपोर्ट है जिसमें तुम्हें रवांडा से खराब माना गया है, रवांडा ने इंप्रूव किया है, नेपाल ने इंप्रूव किया है, जो बहुत ही नीचे की कंट्रीज है, उन्होंने अपने यहाँ चाइल्ड फूड पॉवर्टी खत्म कर दी है, जिसमें एक नेपाल है, एक रवांडा ऐसा देश है। और आप नहीं कर पा रहे, तो ये $5 ट्रिलियन लेके कोई अचार डालेगा उसका? ये जो ड्रामा आप कर रहे हैं, ये दुनिया समझ रही है और भारत भी अब समझ रहा है। आज अब की बार का वोट है मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं पार्लियामेंट पे, अब वो नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि आपके रिट्स रन करें, आपके अफसर बात नहीं मानेंगे। आने वाले दिनों में जो जिस तरह आप उनको नचाते थे, अब वो नाचना बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में मोदी जी इस सिस्टम में, क्योंकि किसी नीतीश और किसी चंद्रबाबू नायडू से पूछना पड़ेगा। और गलती से अगर आपने बिहार को दे दिया या चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल दर्जा आंध्र को दे दिया, तो जरा सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पर 2018 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो गए थे, टूटे थे। बिल्कुल सही है, तो वो टूटे थे। तो आज सिर्फ वो, जबकि बातचीत में नजर आया, जब बातचीत में चंद्रबाबू और इनके इशारों में ये समझ में आया कि ये डिमांड तो पहली होगी उनकी। अब अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि बाकी राज्यों में आप किस तरह से फेस करेंगे। जो अन्य राज्य है, उड़ीसा है, उड़ीसा में आप क्या करेंगे? पॉवर्टी पैरामीटर्स पे वो भी नीचे है। अच्छा, हालांकि उसके आपने पैरामीटर बनाए जिसपे बिहार आप कहते हैं नहीं आता है। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके आने वाले समय में एक बड़ी दिक्कत होगी कि स्पेशल स्टेटस देते हैं तो आपको अन्य राज्यों में बीजेपी गई, और अगर नहीं देते हैं तो सरकार जाती है। तो ये देखना। उसके बाद हिंदू मुसलमान जो आप कर रहे थे, तथाकथित यूसीसी जो आप लाने की सोच रहे थे, क्या यूसीसी अब आप ला पाएंगे? तो हमें लगता है कि मोदी जी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। इसीलिए वो चीख चीख के 1.5 घंटे में गठबंधन को ऑर्गेनिक संबंध बताते रहे। अब एक आखिरी सवाल कि चंद्रबाबू नायडू कितना ट्रिकी और कितना टफ हो सकते हैं इस सरकार के लिए, क्योंकि गठबंधन सरकारें चली हैं, बहुत तनातनी भी हुई है। वाजपेयी की सरकार जयललिता के समर्थन वापसी के बाद गिरी भी है, वो सब हमने इस देश में देखा। 96 भी देखा, 97 भी देखा, 89 भी देखा। लेकिन
अब जो चूंकि ये ऐसी सरकार के मुखिया हैं या ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने गठबंधन के दलों के साथ सरकार चलाना इनकी फितरत में नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री रहते चाहे 10 साल में। अब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सिर्फ एक लाइन पूरा करता हूं, आप अपनी बात कहिएगा। अभी नायडू के बेटे की तरफ से एक बयान आ गया कि मुस्लिम आरक्षण हम जारी रखेंगे, उनके एजेंडे का हिस्सा है। उसके बाद हज को लेकर उन्होंने कुछ सब्सिडी की बात कर दी है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को लेकर उनका नजरिया प्रोटेक्टिव और सेकुलर वाला है वहां स्टेट के मुताबिक, और ये मुस्लिम आरक्षण को लेकर ही इतना बवाल मोदी जी करते रहे मुसलमानों को लेकर। तो एक बड़ा फंसने जैसी स्थिति है, टकराहट जैसी स्थिति है, देखते हैं या नहीं। आरक्षण में अभी ऐसे कई लम्हे आएंगे वहां स्टेट असेंबली में, जहां की बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू के इस प्रपोजल पे वोट देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, तो उस पे आपको वोट देना पड़ेगा। क्या करेगी बीजेपी? नहीं वोट देगी असेंबली में और उसको गिरा देगी। तो दूसरा ये है, एक और स्थिति होगी कि अगर आप ये मुस्लिम आरक्षण नहीं मानते हैं तो क्या बनने जा रहा है? आप सामने कैसे खड़े होंगे जब अगर वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू हर कीमत पे इसको करके रहेंगे। तो हमें लगता है कि चीजें बहुत ही अजीब सी होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब इस बातचीत के लिए, और देखते हैं, हम सबकी नजर होगी, और परसों शपथ भी होना है। देखते हैं शपथ के साथ कौन मंत्री, कौन कैबिनेट, घटक दलों को क्या मिलता है। अभी तो ये भी डीलिंग होगी, ये भी सौदेबाजी होगी, किसको क्या बर्थ चाहिए, किसको कितना कैबिनेट बर्थ चाहिए, कितना किसको राज्य मंत्री चाहिए। तो हमारी नजर होगी, बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार एनके सिंह साहब। दर्शकों को भी शुक्रिया और नमस्कार।